लोकसभा चुनाव अब धीरे धीरे अपने मुकाम तक पहुंचने की तैयारी में है। अंतिम चरण में हमारे जनपद यानी कि अभी हम मौजूद हैं जो जनपद में चंदौली में, वहां पे चुनाव होना है और हमारे साथ एक खास मेहमान यहाँ पे उपस्थित हैं। जय हिंद नेशनल पार्टी से संजय सिन्हा जी जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं लोकसभा चुनाव के लिए, जय हिंद नेशनल पार्टी के लिए। पहले तो हम लोग संजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी लोकसभा चुनाव 2024 मतलब अखाड़ा पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और लोग भी यानी कि जो प्रत्याशी हैं वो भी एक तरीके से दंगल लड़ने के लिए तैयार हैं। आप भी उस दंगल के एक हिस्से हैं जी। तो क्या तैयारी चल रही है, क्या मुद्दा है? क्योंकि आम जनता को लेकर जो सोच होती है प्रत्याशियों की वो क्या है और आप मैदान में जो उतरे हैं तो क्या मुद्दे लेकर उतरे हैं? जी, पहले तो आपको स्टूडियो को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया, बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं संजय कुमार सिन्हा, जय हिंद नेशनल पार्टी चंदौली लोकसभा क्षेत्र सांसद प्रत्याशी और चंदौली लोकसभा क्षेत्र के 19 लाख लगभग मतदाता हैं। उन मतदाताओं का मेरा प्रणाम है कि मुझे आशीर्वाद दें। चंदौली लोकसभा संसदीय क्षेत्र से मैं जो विकास अधूरा है मैं उसको पूरा करने के लिए संकल्प लिया हूं और आप लोग आशीर्वाद की आवश्यकता है। पहला तो मेरी मुद्दा यह है कि जो किसान है, किसान की पहचान है चंदौली, उस किसान की पहचान को चंदौली को मैं पूरे भारत में तो अगर नहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश में पहला स्थान चंदौली का मैं करना चाहता हूं। जो हमारे त्रिपाठी साहब ने करके गए हैं, किसानों की जितनी समस्या अभी भारत सरकार के सामने बहुत सारे आंदोलन हुआ, भारत सरकार ने नहीं पूरा किया। अगर जनता मुझे जिताती है तब पर भी, नहीं जिताती है तब पर भी मैं उनकी आवाज़ उठाने के लिए हो गया हूँ और आवाज़ उठाता रहूँगा। किसानों को जितना मूल्य है उसको मिलना चाहिए और मिलाकर रहूँगा। दूसरा, जो हमारे बेरोजगार हैं, बेरोजगार साथी चंदौली लोकसभा क्षेत्र में पड़े हुए हैं। लगभग मैं आशा करता हूँ कि लगभग हमारे जानकारी में 4 से 6 लाख के बीच में बिल्कुल बेरोजगार हैं। डिग्री लेकर के कहीं फल बेच रहे हैं या अंडे बेच रहे हैं, वो भी उनके पास साधन व्यवस्था नहीं है, आर्थिक कमज़ोर है, जो काम नहीं कर सकते हैं। उन सभी 5 से 6 लाख बेरोजगार साथियों को मेरी निवेदन है, मेरी आग्रह है कि वो हमारा साथ दें, मजबूती दें और ताकि मैं उनका आवाज़ उठा करके सदन में उठाऊं और चंदौली लोकसभा क्षेत्र से जितने भी हमारे बेरोजगार साथी हैं, चाहे छात्र हों छात्राओं हों, उनको रोज़गार देने का मैं काम करूं। इसके पहले भी जैसे यहाँ के सांसद हैं भाजपा से महेंद्र नाथ पांडे जी और बीजेपी की सरकार है पूरी तरीके से, तो रोजगार को लेकर बहुत सारे वादे हुए थे जिसको लेकर युवा बहुत ही खफा है। आप भी बात रोजगार की कर रहे हैं। देखिए, महेंद्र नाथ पांडे जी क्या किए हैं नहीं किए हैं, तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबको दिखाई दे रही है। हम लोकसभा के प्रत्याशी संजय कुमार सिन्हा, मैं गांव में लगभग 80% गांव में भ्रमित किया हूं। भ्रमण करने के बाद में मुझे यह पता चला कि कोई भी सांसद 75 साल के अंदर अभी तक गांव घुमा ही नहीं है। मैं ये गांव की बात बोल रहा हूँ, मैंने नहीं, गांव की आवाज़ बोल रहा हूँ। मैं जब गांव में गया तो चाहे किसी जाति को, यादव हो, कायस्थ हो, क्षत्रिय हो, राजपूत हैं, दलित हो, सभी वर्गों के लोगों के साथ आज तक तो मेरे गांव में किसी ने आया ही नहीं है। जीतने के बाद या फिर और जीतने के बाद भी चेहरा ही नहीं दिखाई देता है। मैंने ये जनता के वादा किया है कि अगर मुझे आप जिताते हैं तो जीतूं या हारूं, मैं आपके गांव में ज़रूर आऊँगा। जब भी बुलाएंगे तब पर भी आएंगे, नहीं बुलाएंगे तब पर भी मैं आऊँगा। लेकिन यह क्योंकि मेरा जो पहचान है गांव से है, गांव से ही शहर है और गांव में ही हम पले बुढ़े हुए हैं। गांव से ही मेरी जनता है, गांव से भी शहर में आई है। और जहां तक हमारे उद्योग मंत्री जी के सवाल है, एक जो थी, जितनी उनकी पावर थी, जितनी ताकत थी, अगर एक मेरे ख्याल से 40% भी काम किए होते तो आज यह जनता की हालत ऐसी नहीं होती, दयनीय नहीं होता। आज यह उत्तर प्रदेश का जितने भी उद्योग धंधा हमारे चंदौली क्षेत्र में बंद है, ना उन्हें खुलवाने का काम किया है, न बल्कि हमारा जो ये हमारे रामनगर इंडस्ट्रीज पड़ता है, उस इंडस्ट्रीज एरिया में मैंने गया
उन लोगों का नाम है कि सर जो हमारे कल कारखाना था, इतने उस जीएसटी उन्होंने लगा दिया, इतने कानून लगा दिया कि हम इसकी खरीद बिक्री करे से करें। आज जब तक मार्केट में हम 1 रुपया के सामान अगर 90 पैसा में नहीं बेचते हैं तो पब्लिक मेरी लेगी नहीं। और हमारे भारत सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी जो बने हुए हैं, वो जितने अदर लोग हैं विदेशी जेब में हैं, बड़े बड़े लोग हैं, अडानी हैं, अंबानी हैं, उनकी खर्चा कम में आकर के यहाँ माल सेलिंग करते हैं। जो स्थानीय व्यक्ति कंपनी बैठा के छोटा सा बैठा हुआ है, इतनी कानून नियम लगा देते हैं कि वो बेचारा चुपचाप धरे के धरे बैठ जाता है। कंपनी लास्ट में बंद करना पड़ता है और गुंडा टैक्स जब से ही लगाए हैं तब से सारे स्थानीय लोग परेशान हैं। और गुंडा टैक्स जो है जीएसटी जिसको आप बोल रहे हैं, यह आप बताइए कि जो बच्चे हमारे शिक्षा में हैं, पढ़ने वाले हैं, उनको भी आप लगा दिए हैं गुंडा टैक्स सर, जीएसटी। जो बच्चे के शिक्षा मुफ्त देना है और उन पर आप जीएसटी लगा दिए हैं। ये कहाँ का न्याय है माननीय प्रधानमंत्री जी, उद्योग मंत्री जी? हैं, हम जनता के बीच में आप गए हैं, प्रधानमंत्री जी भाई गुजरात से पले बड़े हैं, हमारे देश के जितने रिच व्यक्ति हैं सब मरवाड़ी हैं, गुजरात से पढ़े हैं, उनको पता ही नहीं है कि सुई 1 रुपया के मिलेगा कि 10 रुपया के मिलेगा। और जितने भी कल कारखाने हैं सारे हमारे उत्तर प्रदेश के बाहरी लोग आके लगाते हैं। कारण क्या है कि मैं आर्थिक से कमज़ोर हूँ, सिर्फ कृषि मेरी पहचान है। तो कृषि में भी प्रधानमंत्री जी का जब आंदोलन किया गया तो उसको भी उन्होंने कमज़ोर करके अडानी और अंबानी जी को हाथों में देना चाहा कि ताकि इनके अंदर जनता बीच में रहे। अरे भाई, अगर मेरी सरकार आती है या मैं जीत के जाता हूँ तो मैं आपको चंदौली की धरती से वादा करता हूँ कि जितने अडानी अंबानी हैं, मैं इनकी सारे चीज़ों को जाँच करा करके और सारे पब्लिक में कारखाना लगवाने का काम करूंगा। और इनकी जो नोट अभी बात होती है कि चंदौली में एक समय हवा आया था कि मेट्रो वगैरह के लिए जो आने जाने की सुविधा है, तो चंदौली में कुछ ऐसा प्लान है आपका, कुछ क्या है? देखिए, चंदौली अमित जी आप जानते हैं, सारे मीडिया बधू जानता है, चंदौली क्षेत्र में हम जब नामांकन करने गए विधानसभा, इसके पहले 2022 में, तो मैं जब देखा कि जिला मुख्यालय ये है तो मैं समझा कि अरे जिला मुख्यालय तो ऐसा होता ही नहीं, वो तो ब्लॉक से भी बदतर है। जो हमारा जिला का डीएम बैठते हैं, सारे विकास पदाधिकारी बैठते हैं और छोटे सी कमरा बना करके और जिला मुख्यालय बना दिए हैं आप, जो कि 1997 से लेकर के क्या सरकार के पास बजट नहीं थी। जहाज बोलने के लिए पैसा है, सूट बूट बनाने के लिए पैसा है और 50 को हवाई अड्डा क्या कहलाता है, ये जुमलाबाजी करने के लिए पैसा है और जिला मुख्यालय को मजबूत करने के लिए पैसा नहीं है। जब इस बार मैं नामांकन करने गया तो डीएम साहब के पास जब मैं गए तो बाहर में जितनी भी सुरक्षा व्यवस्था लगाए सारे धूप में तड़तड़ा रहे थे, तड़फड़ा रहे थे पानी, क्योंकि अंदर में 5 आदमी के अलाउ किए हैं जिला पदाधिकारी जाने का नामांकन में, और बाहर में जितने भी पब्लिक है, जितने भी प्रशासन है, ना उसके पास छत है, ना उसके पास पेड़ है, ना उसके पास बैठने का जगह है। एक खोली बना के जिला मुख्यालय आप बना दिए हैं। यही सरकार है, यही आज 75 साल से आप चला रहे हैं। पहली मेरी काम है कि जिला मुख्यालय को मैं मजबूत करूंगा और जिला मुख्यालय से जो हमारे छात्र छात्राएं बनारस पढ़ने जाते हैं, किसान बनारस के लिए जाते हैं, वो यहाँ से लेकर के चंदौली मुख्यालय से लेकर के बाबतपुर हवाई अड्डा तक मैं मेट्रो रेल निर्माण कराने का ये संकल्प लिया हूँ। और मुगलसराय जो रेल का पहचान है, ये भारत में पहली पहचान है, दीनदयाल उपाध्याय जी इन्होंने बदल दिया है। मैं इनको दीनदयाल उपाध्याय का भी नाम चेंज कराऊंगा। यहाँ स्थानीय लोगों का मांग है लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से होगा स्टेशन का नाम, या फिर कमलानाथ त्रिपाठी जी के नाम से होगा। फिर जनता जी से मैंने वोट कराएंगे, जनता से अगर अपील करेंगे, जनता जिसके नाम से चाहते उसके नाम से बनेगा। और रेलवे का यहाँ मुख्य पहचान है मुगलसराय चंदौली कृषि के बाद में, तो मैं प्रयास करूंगा और निश्चित वादा करता हूँ छात्रों छात्राओं बेरोजगारों लोगों को और किसानों और बुजुर्गों भाइयों बहनों के बीच में कि रेलवे को मैं इतनी कल कारखाना से मजबूत कर दूंगा कि चंदौली के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के भारत लोग आएंगे यहाँ पर रोजगार के लिए। आपने शिक्षा की बात, अभी रोजगार की बात की आपने, तो शिक्षा को लेकर क्या प्लान है? क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेज नहीं है, जो भी पढ़ना होता है बच्चों को तो उसके लिए बाहर ही जाना पड़ता है। मैं पहले भी अमित जी अपने स्टूडियो में मुझे बुला चुका है, आज 1 साल पहले भी, 4 महीना पहले भी मैंने आप लोगों ने मुझे सवाल किया है। शिक्षा मैं आपको वादा किया है कि मेरे जैसा व्यक्ति जिस दिन जीत के जाता है सदन, जनता मुझे अपनी अदालत से जीत के आशीर्वाद देती है, उस दिन में आपको BHU नहीं जाना पड़ेगा,
बनारस नहीं जाना पड़ेगा, दर दर के नहीं भटना पड़ेगा। मेरी जितनी शक्ति होगी, जितनी ताकत होगी, वो पूरा ताकत मैं शिक्षा स्तर को मजबूत करने का पहला मेरा संकल्प है। चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे इंटर स्तरीय हो, चाहे IIT के बच्चे हों, सभी लोगों को मुझे मजबूत करने के लिए मैंने संकल्प लिया है। आप बार बार बात कर रहे हैं वरिष्ठ नागरिकों, हाँ, तो उनके लिए क्या प्लानिंग है, कुछ ऐसा है वरिष्ठ नागरिकों को लेकर? अच्छा, आप बताइए मुझे पत्रकार साहब कि 60 वर्ष तक नौकरी कराती है सरकार, चाहे किसी राज्य सरकार हो या भारत सरकार का हो, और हम नेताओं को संविधान में जो बनाया गया है कहीं एज का निर्धारित नहीं किया गया। तो हमारे भीमराव अंबेडकर साहब जो संविधान बनाए, अच्छा बनाए, मैं उनको नमस्कार करता हूँ, संविधान बनाने वाले सभी भाइयों को। उनको कम से कम एज का निर्धारित कर देना चाहिए था कि संविधान में कितने एज तक ये प्रधानमंत्री या PM या MLA या MP हो सकते हैं। हम अगर सदन में जाते हैं इसकी आवाज़ को उठाएंगे कि आप अगर 60 वर्ष कर्मचारी रह सकता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 65 या 70 वर्ष से आप ज़्यादा संविधान के पद पर बने रहने का आपका भी अधिकार नहीं रहता है। और इसको मैं संशोधन कराऊंगा कि 72 साल और 80 साल और 90 साल वाले देश के प्रधानमंत्री बनने लायक हैं क्या? यही देश चलाएंगे? और बेरोजगार क्या करेगा? रोड पर आकर के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो नहीं MLA MP बनेंगे? उनका अधिकार नहीं है क्या? 60 वर्ष वाले को आप घर में भेज देते हैं कि कहते हैं कि 40 वर्ष में तुम्हारा नौकरी रिटायर कर देंगे। कहाँ लिखा है संविधान में कि तुम्हारा 40 वर्ष में नौकरी हम रिटायर करवा देंगे? जब उसकी नौकरी जा सकती थी कि आपका भी कानून बनना चाहिए कि आप भी 60 वर्ष के ऊपर आपका कुर्सी नहीं होना चाहिए। अब प्रधानमंत्री जो 70 प्लस हैं वो कहते हैं हम नवयुवक हैं, हमारे जैसे नौजवान कहते हैं बुढ़ा हैं। अब बताइए कि वो सीनियर सिटीजन व्यक्ति हो करके रेलवे में सीनियर सिटीजन का सारी प्राथमिकता समाप्त कर दिए हैं। रेलवे में जो उनको वरीयता दिया जाता था टिकट में आने में जाने में, सीनियर सिटीजन का वरीयता समाप्त कर दिया। मैं इसको लागू कराऊंगा। सारे बुजुर्गों से मैं निवेदन करता हूँ, मुझे आशीर्वाद दे। मैं निश्चित रूप से अगर जीतता हूँ तो आपको जितने सीनियर सिटीजन का सुविधा दो मैं दिला के रहूँगा। महिलाओं की ज़्यादातर मांग होती है सुरक्षा को लेकर, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो भी बहुत सजग हो चुकी हैं और उनका कहना है कि जो सरकार हमारे बारे में सोचेगी, क्योंकि देखिए गृहिणी भी हैं महिलाएं, माता भी हैं, बहन भी हैं, बहू बेटी सारी कुछ है। तो क्या लगता है कि महिलाओं के प्रति आपकी पार्टी क्या सोचती है, संजय सिन्हा क्या सोचते हैं? आप बताते हैं। हमारे जय हिंद नेशनल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अंजलि सहाय जी हैं, डॉक्टर अंजलि सिन्हा जी, और उन्होंने जो संकल्प लिया है इस पार्टी के तहत, महिला का हमारी पार्टी जब भी आती है तो पहले तो मैं उनको 50% आरक्षण देने का काम करूंगा। जो दलित हैं, OBC हैं या पिछड़े हैं, किसी भी समाज से आते हैं, उनको आर्थिक आधार पर मैं कराऊंगा। किसी भी जाति को हो, किसी धर्म को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो महिला हमारे किसी भी धर्म की हो, मैं उनको आरक्षण दिलाने के काम करूंगा। और जो महिला कुछ घरेलू हैं, जो असहाय हैं, उनको घर में ही मैं कल कारखाने रोजगार दिलाने का काम करूंगा। यह मेरा संकल्प और मेरा पार्टी का है। आपराधिक तत्वों से सुरक्षा की बात होती है महिलाओं की, समाज में महिलाएं जैसे फ्री होके घूम सके, ठीक है। अब आज आपको बता रहे हैं, अब हमारे हिंदुस्तान की जो महिला हैं अब वो नहीं रह गई हैं। दिन पर दिन प्रतिदिन उनको शिक्षा पर मजबूत करने के सरकार ने व्यवस्था नहीं दिया। जब शिक्षा हमारा मजबूत हो जाएगा, रोजगार मजबूत हो जाएगा, तो कोई भी व्यक्ति उनको सता नहीं सकता है। चाहे घर का स्वयं पति हो, चाहे सब घर का भाई हो या आसपास का कोई पड़ोसी हो, जब उनका आर्थिक मजबूत रहेगा तो वो समाज में भी मजबूत रहेंगे और चलने का काम करेंगी। उनको कोई सता नहीं सकता है। चंदौली जनपद को धान का कटोरा कहा जाता है, उस पर हम लोग किसानी पे आपने सारी बातें बताई। एक चीज़ जगह पे और खड़ा होता है हमारा ज़िला, क्या? पर्यटन के क्षेत्र में। पर्यटन के क्षेत्र में क्योंकि अभी उस हिसाब से यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। हमारे बगल में बनारस है, जहाँ पर कि हमको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पे सांसद होने के कारण से वहाँ पर थोड़ा कुछ डेवलपमेंट हो चुका है और लोगों को लगता है कि नहीं, हाँ वहाँ पे बनारस कुछ बदलाव हुआ है। चंदौली को क्यों इस तरीके से सौतेला छोड़ा गया? पहली बात तो यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस के सांसद और प्रधानमंत्री हैं। उनको यह सोचना चाहिए कि पूरे देश की प्रधानमंत्री हैं, न कि वो बनारस की हैं। और प्रधानमंत्री होने के बाद भी बनारस में रोड और बिजली और जिसको चटुकार कहते हैं गंगा जी, आज भी आप गंगा जी में चले जाइए
बनारस के घाट के किनारे आज भी आपको जितने मुर्दे के कपड़े होते हैं आज भी बनारस के किनारे मिलेंगे। जिस दिन प्रधानमंत्री जी का आने का प्रोग्राम होता है उस दिन सारे शासन प्रशासन लग जाती है और सारे मीडिया वाले दिखाते हैं कि बनारस तो सबसे स्वच्छ बन गया है। लेकिन हकीकत यही है, जब ज़मीनी पे जाइएगा तो पूरे बनारस उनके क्षेत्र में बस उनका एयरपोर्ट से आने का जहाँ तक उनका प्रोग्राम होता है सारा डेंटिंग पेंटिंग कपड़े लगा करके, बताइए कि जब प्रधानमंत्री और विशेषी जब आते हैं तो अलग अलग तरह के कपड़े और पेंटिंग कर करके उसको दिखाया जाता है कि मेरा बनारस मॉड्यूलर हो गया है। मैं बनारस में ही रहता हूँ। मतलब जो गंदगी वाली चीज़ें उसको जो गंदगी है वो आज भी आपको 80% पड़ा हुआ है। टेंट लगा के उसको टेंट लगाकर पेंट लगा करके जब विदेशी पर्यटक आते हैं या प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम होता है विशेष रूप से तो ये दिखाया जाते हैं कि नहीं देखिए हमारा बनारस बहुत डेवलप कर गया है। मैं आपको वादा करता हूँ आपके स्टूडियो के माध्यम से, जब से ये प्रधानमंत्री जी हैं अगर बनारस में कोई कल कारखाना खुल कर किसी 1000 व्यक्ति को अगर मिला हो नौकरी, किसी 1000 व्यक्ति को रोजगार मिला हो तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। प्रधानमंत्री जी हो, मैं वादा करता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं भी उत्तर प्रदेश के बनारस के इलाके में जो प्रधानमंत्री जी का इलाका है आसपास में चंदौली है, गाजीपुर है, मिर्जापुर है, कोई कारखाना का नाम बताइए जहाँ 1000 व्यक्ति को नौकरी लगा हो। मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, लाखों को छोड़ दीजिए। ये सिर्फ ढोकलाबाजी है, ढोसलाबाजी है। और मैं वादा करता हूँ कि एनडीए और इंडिया की ताकत हो तो जय हिंद नेशनल पार्टी की तरह अकेले लड़के दिखाए। कोई 42 पार्टी है तो कोई 46 पार्टी है तो कोई 40 पार्टी है। यही है क्या पार्टी? अरे जनता के बीच में जाना तो अकेले जाइए ना, अकेले ताकत दिखाइए। आप तो प्रधानमंत्री हैं। आज तक कभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी कितना सभा करते हुए? मैंने आज मेरा 45 बरस उम्र हो गया, मैंने आज तक बचपन में नहीं सुना था अरे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री को गरिमा आपने गिरा दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री अगर आपकी ताकत है, ईमानदारी है, विकास है तो आप दिल्ली में बैठे रहते और जनता के पैसा से जो आपने चारों तरफ भ्रमण कर रहे हैं और आपके नाम पर वोट मिलता। लेकिन आपको तो पता है कि मैं जुमलाबाजी हूँ, मैं विकास नहीं किया हूँ, विकास के नाम पर बात नहीं कर सकते, बेरोजगार के नाम पर बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप क्षेत्र में जाते हैं, ढोकलाबाजी के शासन और व्यवस्था डुगली बजाएंगे, फिल्मों के स्टार की तरह जाते हैं और काम तो किए नहीं आपने, लोगों के लुभाने के लिए जाते हैं। एक बार प्रधानमंत्री जी के जब प्रोग्राम होता है, जो भी प्रधानमंत्री रहेगा, वो प्रोटोकॉल का सिस्टम में लगभग करोड़ों रुपया बर्बाद होता है। तो क्या आपकी पेंशन से है क्या कि आपका पेमेंट से है कि जनता के पैसा है? जितने मजदूर हैं, जितने एम्प्लॉई हैं, जितने भारत के 140 करोड़ जनता है ना, उसका टैक्स का पैसा है। उसी पैसा का आप लुटा रहे हैं। इतनी सभा करते हैं। अरे सभा एक दिल्ली से कर लेते या लखनऊ से एक सभा करते हैं। हमारे जैसा जिस दिन सदन में जाएगा इसका भी कानून बनाएगा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जिले में जा करके सभा नहीं करेंगे। वो मुख्यालय से करेंगे, दिल्ली से करेंगे या लखनऊ से करेंगे। वो पैसा हमारा फिजूल पैसा खर्चा होता है। वो पैसा अगर हमारा बचा रहेगा तो जनता की, जब हम काम करेंगे, जनता को रोजगार देंगे, विकास के काम करेंगे। यहाँ पर सांसद निधि की बात होती है, हमेशा सांसद निधि की बात आ जाती है कि सांसद निधि पूरी तरीके से लोग खर्च नहीं करते हैं या समय आता है, जब अंतिम समय आता है तब निकालना चालू करते हैं। बताते हैं आज के डेट में जो सरकार है उनके सामने किसी की सांसद की मजाल नहीं है कहने का कि हमारे एरिया के ये काम करना है और हम ये खर्चा करना चाहते हैं। जो उनकी मुखिया, जो उनकी प्रधानमंत्री जी कहेंगे वो लोग वही करेंगे। तो उसमें सांसद चाहता है कि इस समय पैसा खर्चा हो, जिला पदाधिकारी मजबूर है कि ऊपर से उसको आदेश नहीं होता कि आप पैसा खर्चा करो या काम करें। मेरे जैसा आदमी जाएगा, मेरा फंड मेरा मालिक मैं नहीं, उस फंड का मालिक चंदौली लोकसभा क्षेत्र की जनता है। तो जनता तो लगातार बोलती है ना कि मुझे ये चाहिए। मेरी पैसा अगर मुझे आप आशीर्वाद देते हैं, मुझे जिताते हैं, तो मैं आपको वादा करता हूं कि जो सांसद निधि का पैसा है वह जनता जो चाहेगी वही विकास होगा। जनता की अदालत बैठेगी, जितना मेरी ताकत होगा, जितनी फंड होगी, वह सारा जनता बैठ के अपना विकास का काम करेगा। जितने बेरोजगार हैं उनको रोजगार में काम करेंगे। तो इतने सारे मुद्दों को लेकर संजय जी आप यहाँ पर उतरे हैं। हाँ, और कुछ है स्पेशल मुद्दे हैं क्या? देखिए स्पेशल, अमी जी आप भी इसी धरती से हैं, आप पत्रकार हैं, मीडिया हैं, पूरे उत्तर प्रदेश भारत को भ्रमण करते हैं। लेकिन चंदौली ज़िला जो है, मैं बिहार की बॉर्डर से लेकर के बाबतपुर हवाई अड्डा तक गांव में घुमा हूं जो हमारे क्षेत्र है। 18 से 19 लाख मतदाता हैं लगभग। मैं सबके पास गया और मेरी हार्दिक इच्छा थी कि भाई प्रधानमंत्री हैं, बड़े हैं, भाजपा का सरकार है, राम मंदिर बना दिए, 370 हटा दिए,
इसी नाम से वो पूरे देश चला रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी उद्योग लगा होगा, हो सकता है, हमें जानकारी नहीं है। तो आपको नहीं लगता है कि ये उपलब्धि है? नहीं, ये उपलब्धि नहीं है, यह पार्टी को और जनता के बीच में मूर्ख बनाने का काम है। राम का स्वागत है, 370 का भी स्वागत है, जैसा समय वैसा करते हैं उसका भी स्वागत है। कोई विरोध किया? क्योंकि न्यायपालिका का राम का आदेश था, किसी ने विरोध नहीं किया, आपने किया। लेकिन राम के नाम पर आप व्यवसाय बना, राम कोई व्यक्ति के नाम है क्या? अरे राम तो परमात्मा है। तो इतने सालों से फंसा हुआ था मामला, तो संजय जी को खुशी है कि नहीं? नहीं, पूरे भारतवासी को खुशी है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। वह मंदिर एक पॉलिटिकल पार्टी इशू है। अच्छा, मतलब अगर पॉलिटिक्स लेके जो उसको चलाया जा रहा है, इससे आपको? हाँ, इसीलिए राम मेरे हृदय में है। राम के कहने से मैं आपके लिए नहीं आया, राम और कृष्ण, मैं तो, मेरी बांसुरी चुनाव चिन्ह है। आपने राम को लाया कहते तो मैं कहूँगी बांसुरी कृष्ण के लाऊंगा। अरे राम और कृष्ण जो है परमात्मा है, किसी साधारण व्यक्ति का नाम नहीं है, वो सबका मालिक है। मैं उसे देखा नहीं, मेरी ताकत ही नहीं, हमारा निर्माण है मंदिर करने का। अरे मैं ईंटा जोड़ने जानता हूँ, लेकिन भगवान का आत्मा नहीं डाल सकता हूँ, मेरी कहाँ वो ताकत है जी कि मैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं, भाजपा वाला कहते हैं, RSS वाले कहते हैं कि हमने राम को प्राण डाल दिया। अब बताइए, अरे जब राम को आप प्राण डाल सकते हैं तो भाई सारे मनुष्य कभी मरेंगे ही नहीं, मरेंगे क्या? आप बताइए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। लेकिन राम प्रिय है, सबको है, और इनकी नहीं है। इन्होंने मंदिर बनाया है, स्वागत है, आज भी है, कल भी है, रहेगा। हमें मंदिर से अरे जब मुस्लिम भाई को कोई विद्रोह नहीं है, न्यायपालिका ने किया है, ये क्या इनका श्रेय है? लेकिन मैं कहूँगा प्रधानमंत्री जी, राम के नाम पर न बेचिए, देश को विकास, बेरोजगारी पर बात करिए। राम पर क्यों बात करते हैं? आप बेरोजगारी पाइए ना, विकास पाइए ना। आपका क्षेत्र बनारस है, मैं रामनगर वाराणसी में रहता हूँ, और आपको बता रहा हूँ रामनगर से लेकर के डुमरी तक आज 2 साल हो गया। गंगा इस पार जो प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र, कुछ चंदौली का क्षेत्र है, वो ज़मीन का प्रतिबंधित लगाए हुए आज 2 साल हो गया। किसान का सारा ज़मीन पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया कि ना ही वो रजिस्ट्री होगा, ना आप निर्माण करेंगे, कि विकास करना है। अरे आपको विकास करना है तो आप उसको नोटिस करके क्यों नहीं फाइनल कर रहे हैं? क्यों फंसा कर रखे हुए हैं? क्या लेना है, क्या देना है, नहीं करना है, आप फाइनल करिए। 2 साल से फंसा कर रखे हैं, विकास करना, ना वो निर्माण कर रहा है, ना वो व्यक्ति का रजिस्ट्री हो रहा है, ना वो घर कुछ कर सकता है। यही प्रधानमंत्री जी का विकास है। कुछ और क्या मुद्दे हैं आपके खास? चंदौली लोकसभा क्षेत्र से जितने भी हमारे भाइयों बहनों जनता हैं, माता पिता हैं, छात्र छात्राओं, मुझे वो आशीर्वाद दें ताकि मैं उनका विकास और बेरोजगार, किसान, शिक्षा, ये जितने अधूरा है, मैं इस धरती से संकल्प लिया हूँ कि वो मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं जीत के जाऊँ और सदन में NDA और इंडिया को, सारे सिस्टम को ध्वस्त करके, जो जनता का विकास इन्होंने 75 साल का अंधेरा डाला है, उसको ख़त्म करके नए हमारे नए युवक आएँ, नए प्रधानमंत्री बने, नए देश के लोग चलाएं। और ऐसे 70 वर्ष और 75 वर्ष वाले को जब सीनियर सिटीजन का रेलवे ने इन्होंने समय समाप्त कर दिया, सीनियर से ख़त्म, आपको क्या हम देंगे भाई? आपका भी प्रधानमंत्री जी सीनियर सिटीजन के आधार पे, आपका भी संविधान के आधार पे प्रधानमंत्री बनने का हक नहीं बनता है। देश का नवयुवक प्रधानमंत्री बनेंगे, नए लोग बनेंगे, इंडिया और NDA को मैं हराने का काम करूंगा। और ये जय हिंद नेशनल पार्टी से मैं जीत के जाऊंगा और जनता का जो विकास है, जो अधूरा है, मैं उसको पूरा करूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ये हमारे साथ संजय सिन्हा जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बातें रखी, साथ ही जो मुद्दे हैं इनके लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने बताया जनता से। अमित कुमार, पब्लिक भारत न्यूज़ के लिए।